हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में सॉलिड स्टेट का फर्स्ट वीडियो देखा था जिसमें हमने इंट्रोडक्शन पार्ट देखा था। इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने सबसे पहले मैटर के बारे में देखा था कि मैटर इज़ नथिंग बट द एनीथिंग दैट कैन हैव अ स्पेस एंड इट हैव अ मास। एंड देन आफ्टरवर्ड हमने डिफ्रेंशिएट किया था सॉलिड लिक्विड और गैस को डिफरेंट पॉइंट के बेसिस पे। देन उसके बाद हमें अभी मेन पॉइंट पे मूव करना है, दैट इज़ सॉलिड स्टेट। हमारा मेन एम सॉलिड स्टेट को ही पढ़ना था, तो हम स्टार्ट करते हैं सॉलिड स्टेट। तो आपको पता है इसके पहले कि सॉलिड स्टेट में जो पार्टिकल्स होते हैं उसका अरेंजमेंट प्रॉपर होता है, एक रेगुलरिटी होती है, एक पीरियोडिसिटी होती है पार्टिकल्स के अरेंजमेंट में। मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं एक डिफाइनाइट शेप और वॉल्यूम के साथ अरेंज होते हैं, उसका रेगुलर पैटर्न में अरेंजमेंट होता है। देन उसके बाद टेम्परेचर प्रेशर का इफेक्ट भी हमने देखा था कि प्रेशर और टेम्परेचर देने की वजह से उसमें स्लाइट चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। देन उसके बाद और हम बोलेंगे कि सॉलिड जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है। इट मेड अप ऑफ स्मॉलेस्ट कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एंड दैट कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इट मे बी अ पार्टिकल, इट मे बी अ एटम और इट मे बी अ आयन। दैट मीन्स कि सॉलिड जो होता है वो एक तो एटम से बना हो सकता है या फिर आयन से बना हो सकता है या फिर वो किसी पार्टिकल मॉलिक्यूल से भी बना हो सकता है। और ये सारी जो टर्म्स है जैसे एटम है, आयन है या फिर मॉलिक्यूल है, इनसे अगर बना हुआ सॉलिड है तो हम इन तीनों टर्म को एटम, आयन और मॉलिक्यूल को हम रेफर कर सकते हैं एज अ पार्टिकल। दैट मीन्स वी से दैट रेफर्ड एज अ पार्टिकल। एटम, आयन और मॉलिक्यूल इसको हम रेफर करेंगे एज अ पार्टिकल। दैट मीन्स कि सॉलिड जो है वो एटम से, आयन से या फिर मॉलिक्यूल से बना होता है और एटम, आयन और मॉलिक्यूल इसको हम जनरल टर्म में रेफर करेंगे एज अ पार्टिकल्स। मतलब इनडायरेक्टली हम बोलेंगे कि सॉलिड जो है वो किससे बना होता है, सॉलिड मेड अप ऑफ पार्टिकल। सॉलिड किससे बना होता है, पार्टिकल से बना होता है। तो ये हो गया आपका पॉइंट सॉलिड के बारे में, ठीक है। देन आफ्टरवर्ड हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सॉलिड। तो देयर आर द टू मेन टाइप्स ऑफ सॉलिड। हम सॉलिड के टाइप्स देखेंगे तो सॉलिड को हम टू टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक है क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरा है एमॉर्फस सॉलिड। ये हो गए दो टाइप ऑफ सॉलिड्स, ठीक है। मतलब हम सॉलिड को दो टाइप में क्लासीफाई करेंगे यहाँ पे, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमॉर्फस सॉलिड। हमें दोनों की भी कैरेक्टरिस्टिक्स देखनी है, ठीक है। और इसके पहले आपको एक पॉइंट बताना है कि सॉलिड के कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है। आपकी बुक के अकॉर्डिंग आपको कुछ ऑब्जर्व एंड डिस्कस दिया हुआ है, तो दोनों के बीच क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड इनके बीच डिस्टिंग्विश करने से पहले आपको ऑब्जर्व एंड डिस्कस का पॉइंट बता देती हूँ। उसमें बोला है कि आपको दो तीन एग्जाम्पल दिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल शुगर दिया है, कॉमन सॉल्ट दिया है और ब्लू विट्रियोल। ब्लू विट्रियोल इज़ नथिंग बट द क्रिस्टलाइन कॉपर सल्फेट। ये तीनों सॉलिड हमें लेने हैं और इसको मैग्नीफाइंग लेंस या फिर अंडर माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व करना है। और आपको ऑब्जर्व करने के बाद उसमें कुछ पॉइंट्स है, वो ऑब्जर्वेशन में शेप ऑब्जर्व करना है ग्रैन्यूल का। उसके बाद जो सॉलिड है उसका स्मूथनेस कैसा होता है वो आपको देखना है। देन उसके बाद एंगल जो होता है सॉलिड के फेसेस का वो भी आपको देखना है। और ये सब आपको मैग्नीफाई लेंस या फिर अंडर माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व करना है। तो अभी तो वो पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम प्रैक्टिकल के टाइम पे ये कर सकते, सॉल्ट को, ग्रैन्यूल्स को, NaCl मतलब सॉल्ट, शुगर और ब्लू विट्रियोल, इन तीनों को हम अंडर माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ में हम ये देखेंगे कि पार्टिकल का अरेंजमेंट एग्जैक्टली कैसे है, उसका क्रिस्टल का स्ट्रक्चर कैसा है, उसमें एंगल कैसे बने हुए हैं और कितने के एंगल बने, ये सब हम उसमें टैली करेंगे, ठीक है। देन हम मेन पॉइंट की तरफ मूव होते हैं। ट्राई दिस का भी पॉइंट आपको दिया है, तो ट्राई दिस का पॉइंट हम डिफ्रेंशिएट होने के बाद देख लेंगे, ठीक है, या फिर टाइप्स ऑफ सॉलिड के बाद हम उस पॉइंट को देख लेंगे। देन उसके बाद देखो क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड। एग्जैक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या है और एमॉर्फस सॉलिड क्या है। तो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड का। क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है वो रेगुलरिटी शो करता है और पीरियोडिसिटी शो करता है। मतलब पार्टिकल्स जो है वो एक रेगुलर मैनर में अरेंज होते हैं और उसका अरेंजमेंट जो है वो एक लॉन्ग रेंज और होता है। मतलब लॉन्ग रेंज तक वो कंस्टेंट पार्टिकल एक प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज होते जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने देखा, हम फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे डिफरेंशिएट में, उसमें रेगुलरिटी होती है, रेगुलरिटी एंड पेरियोडिसिटी होती है। इसमें क्रिस्टलाइन सॉलिड में पार्टिकल्स जो होते हैं वो रेगुलरिटी और पीरियोडिसिटी शो करते हैं और जो पार्टिकल्स होते हैं वो अरेंज होते हैं, पार्टिकल्स अरेंज इन रेगुलर मैनर
पार्टिकल जो है वो रेगुलर मैनर में अरेंज होते हैं ओवर अ लॉन्ग रेंज ऑर्डर। उसका जो ऑर्डर होता है वो कैसे होता है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर उसका अरेंजमेंट होता है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट क्रिस्टलाइन सॉलिड का, कि क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं वो रेगुलरिटी और पीरियोडिसिटी शो करते हैं, और उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो रेगुलर मैनर में अरेंज होते हैं वो, और ये जो अरेंजमेंट है उस पार्टिकल का वो लॉन्ग रेंज तक एक्सटेंड होता है। ठीक है, ये हो गया हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड का फर्स्ट पॉइंट। देन हम मूव करते हैं सेकेंड पॉइंट की तरफ, कि क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है वो ट्रू, वो आपको दिया नहीं एक्चुअली वो, बट हमें ये भी याद रखना है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होता है वो ट्रू सॉलिड होता है, क्योंकि इस सॉलिड में कंस्टेंट पार्टिकल के बीच में इतना स्ट्रॉन्गर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है कि वो जल्दी से ब्रेक नहीं होता, इसलिए हम इस सॉलिड को ट्रू सॉलिड करके बोल सकते हैं। तो ये हमारा सेकेंड पॉइंट हो गया। उसके बाद हम थर्ड पॉइंट को देखते हैं। तो थर्ड पॉइंट आपको ये दिया है कि जनरली क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो मेल्टिंग पॉइंट है बहुत ही शार्प होता है। ठीक है, तो ये हो गया इसका सेकेंड पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड शार्प। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड शार्प, इसका शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, अब शार्प मेल्टिंग पॉइंट एग्जैक्टली क्या, कि अगर पर्टिकुलर हमने अगर कंपाउंड लिया है, मतलब सॉलिड लिया है क्रिस्टलाइन सॉलिड, तो उसका एक पर्टिकुलर टेम्परेचर भी होता है जिस टेम्परेचर वो मेल्ट होता है। तो जैसे उसका मेल्टिंग पॉइंट आ जाएगा तो उस पॉइंट पे पूरा का पूरा कंप्लीट सॉलिड मेल्ट होना स्टार्ट होगा। ऐसे नहीं कि वो धीरे धीरे स्टार्ट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपको कोई एसिड लिया है हमने सॉलिड फॉर्म में, तो उसका एक पर्टिकुलर मेल्टिंग पॉइंट तो 100% रहेगा, क्योंकि हर एक कंपाउंड का एक मेल्टिंग पॉइंट दिया होता है और उसी मेल्टिंग पॉइंट पर वो शार्पली मेल्ट भी होते हैं। ठीक है, ये हो गया उसका थर्ड पॉइंट, कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कैसे होता है, शार्प होता है। जो टेम्परेचर उसको मेल्ट होना है उसी टेम्परेचर पे वो पूरे कंप्लीट कंपाउंड एक साथ मेल्ट हो जाता है। देन उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है एनिसोट्रॉपी। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट में आपको फोर्थ पॉइंट दिया है कि जितने भी क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होते हैं उस सिर्फ किसको छोड़ के, क्यूबिक स्ट्रक्चर को छोड़ के सारे एनिसोट्रॉपिक होते हैं। मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर एनिसोट्रॉपिक। वो कैसे होते हैं, एनिसोट्रॉपिक होते हैं। अब एनिसोट्रॉपिक मतलब क्या एग्जैक्टली, तो एनिसोट्रॉपी ये ऐसी प्रॉपर्टी है जिस प्रॉपर्टी में क्रिस्टलाइन सॉलिड की जो भी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, अब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कौन से बोल सकते हैं, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है या फिर इलेक्ट्रिकल और थर्मल कंडक्टिविटी, इस टाइप की जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है सॉलिड की, वो उसकी जो वैल्यू होती है वो डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट मैग्नीट्यूड शो करती है। तो ऐसे प्रॉपर्टी को बोलेंगे एनिसोट्रॉपी, और ये प्रॉपर्टी सिर्फ कौन शो करता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड। सो व्हाट इज एनिसोट्रॉपी, एनिसोट्रॉपी क्या है, प्रॉपर्टी है। ठीक है, ए प्रॉपर्टी, एनिसोट्रॉपी क्या है, और प्रॉपर्टी इन विच, ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड लाइक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी shows different value and shows different value with different direction। तो ये आपका पॉइंट हो गया, डिफरेंट डायरेक्शन। एक बार फिर से समझ के लेते हैं उसको कि एग्जैक्टली क्या है। देखो, जनरली सभी क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं, सभी क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं वो एनिसोट्रॉपिक होते हैं। अब एनिसोट्रॉपिक होते हैं इन द सेंस क्या, एनिसोट्रॉपी भी एक प्रॉपर्टी है जिसमें सॉलिड की फिजिकल प्रॉपर्टी, और कौन से फिजिकल प्रॉपर्टी, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है या फिर थर्मल या फिर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, इस टाइप की जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है सॉलिड की, उसको अगर हम डिफरेंट डायरेक्शन से मेजर करना स्टार्ट करें तो उसकी वैल्यू भी हमें डिफरेंट मिलेंगी। ठीक है, तो वो हम समझ के लेंगे एग्जाम्पल से। ऊपर एग्जाम्पल दिया है आपको ट्राई दिस में, तो उससे हमें क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो एनिसोट्रॉपी क्या है, एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिस प्रॉपर्टी में सॉलिड की फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग डायरेक्शन से मेजर करने के बाद अलग अलग वैल्यू शो करती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको बता दी, तो ट्राई दिस में आपको एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, उस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग आपको बताती हूँ। यहाँ पे जैसे उसमें एक पार्टिकल दिया है और एक डॉट दिया हुआ है। ठीक है, सपोज हम कंसिडर करेंगे कि जो सर्कुलर पार्टिकल्स है वो ए है और जो छोटा डॉट वाला जो पार्टिकल्स दिया हुआ है वो बी है। तो ऐसे अरेंजमेंट है, ये एक अरेंजमेंट, यहाँ पे पूरे सॉलिड के पार्टिकल्स आएंगे
मतलब ए के पार्टिकल्स आएंगे, उसके बाद बी के पार्टिकल्स हम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ऐसे हम 2-3 पार्टिकल्स ड्रॉ भी किए तो भी हो जाता है। यहाँ पे फिर से ए पार्टिकल्स, उसके बाद इस साइड में हम बी पार्टिकल्स को फिर से ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये अरेंजमेंट दिया। आपको बोला कि ये अरेंजमेंट रेगुलर है या नहीं, आपको पता है कि ये अरेंजमेंट कैसा है, एकदम रेगुलर अरेंजमेंट है, क्योंकि इसमें सारे पार्टिकल्स एक प्रॉपर लाइन में और एक प्रॉपर अरेंजमेंट में है। जैसे हम देख सकते हैं कि देखो, अगर हमने यहाँ से भी काउंट करना स्टार्ट किया, यहाँ से अगर काउंट करना स्टार्ट किया तो सारे पार्टिकल्स एक के हैं। ठीक है, और हमने इस डायरेक्शन को ए बी भी कंसिडर कर दिया। ठीक है, देन उसके बाद हम अगर दूसरी लाइन लेते हैं तो दूसरी लाइन अगर हम तिरछा कंसिडर किया तो उसमें पार्टिकल्स का अरेंजमेंट आपको अलग मिलेगा। सपोज मैंने अगर ऐसा कंसिडर किया तो आपको जो अरेंजमेंट दिख रहा है वो कैसे दिख रहा है, ये ए पार्टिकल, ये बी पार्टिकल, ये पार्टिकल, फिर से ये ए पार्टिकल, ऐसे हम अरेंजमेंट दिख रहा है। तो ये डिफरेंट अरेंजमेंट होगा। अगर सपोज हमने इसको दिया सी और डी नाम दिया। ठीक है, और तीसरा में हम ये देख सकते हैं, अगर हमने ऐसा अरेंजमेंट किया है, अगर हम इस डायरेक्शन को देखते हैं ई और एफ को, तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि सारे पार्टिकल्स बी के ही है। देखो, अगर हमने डिफरेंट डायरेक्शन से अगर देखा तो पार्टिकल का अरेंजमेंट डिफरेंट आ रहा है। जैसे हमें ए बी डायरेक्शन दिख रहा है, देन उसके बाद सी डी ये डायरेक्शन देखो, और ई एफ ये डायरेक्शन देखो। ठीक है, अब इस डायरेक्शन से हमें ये पता चल रहा है कि ए बी डायरेक्शन से पार्टिकल का अरेंजमेंट डिफरेंट है, और सी डी से और भी डिफरेंट दिख रहा है, और ई एफ से और भी डिफरेंट, क्योंकि ए बी डायरेक्शन में सारे पार्टिकल्स एक के हैं। सी डी डायरेक्शन में जो अरेंजमेंट है वो कैसा है, ए पार्टिकल, बी पार्टिकल, ए पार्टिकल, फिर से बी पार्टिकल लाइकवाइज। और ई एफ पार्टिकल का जो ई एफ डायरेक्शन का जो अरेंजमेंट है वो सारे इसमें बी के पार्टिकल्स है। मतलब क्या कि डिफरेंट डायरेक्शन में पार्टिकल्स का अरेंजमेंट आपको डिफरेंट है। रेगुलर मैनर में तो है, बट पार्टिकल जो है वो अलग अलग टाइप के हैं। तो इसका मतलब क्या है कि डिफरेंट डायरेक्शन से फिजिकल प्रॉपर्टी की वैल्यू तो 100% डिफरेंट रहेगी। मतलब अगर हम क्रिस्टलाइन सॉलिड लेते हैं और क्रिस्टलाइन सॉलिड की फिजिकल प्रॉपर्टी अगर स्टडी करते हैं वो भी डिफरेंट डायरेक्शन में, तो उसमें उस फिजिकल प्रॉपर्टी की वैल्यू आपको डिफरेंट मिलेगी, क्योंकि डिफरेंट डायरेक्शन में पार्टिकल्स का अरेंजमेंट जो है वो डिफरेंट है। इसके वजह से उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो डिफरेंट रहेगी। तो इसका मतलब है क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या शो करेगा, एनिसोट्रॉपी शो करेगा। व्हाट इज एनिसोट्रॉपी? एनिसोट्रॉपी ये ऐसी प्रॉपर्टी है जिस प्रॉपर्टी में सॉलिड की फिजिकल प्रॉपर्टी कौन सी, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, थर्मल या फिर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, उसकी वैल्यू आपको डिफरेंट मिलेगी जब आप उसको डिफरेंट डायरेक्शन से मेजर करोगे। ठीक है, और एक एग्जाम्पल बता देती हूँ आपको इसमें ही, कि सपोज अगर मैंने अरेंजमेंट लिया भी है, सपोज ये आपका सॉलिड है और इस सॉलिड में अगर मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिनना चाहा, जैसे अगर यहाँ पे कोई रे मैंने इंसिडेंट कर दिया, ठीक है, अगर ये रे यहाँ पे इंसिडेंट हो गया, ये नॉर्मल रहेगा, ये रे अगर यहाँ पे इंसिडेंट हो गया तो फिर ये रिफ्रैक्ट भी हो जाएगा। तो इसका एंगल सपोज यहाँ पे 30, सपोज मैंने अगर इस डायरेक्शन से किया तो इस डायरेक्शन से अगर कोई रे इंसिडेंट हो गया ये नॉर्मल, तो यहाँ से भी रिफ्रैक्ट हो जाएगा, तो ये एंगल 50 का। इसका मतलब क्या है कि इस डायरेक्शन से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 30, इस डायरेक्शन से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग मिलेगा, उसकी वैल्यू अलग मिलेगी, इस डायरेक्शन से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू अलग मिलेगी। इसका मतलब ये है कि अगर हम अलग अलग डायरेक्शन से मेजर करेंगे तो 100% रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो या फिर थर्मल कंडक्टिविटी हो या फिर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हो, आपको अलग अलग मिलेगी। दैट मीन्स कि सारे क्रिस्टल सॉलिड ये एनिसोट्रॉपिक होते हैं। तो ये हो गया हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में। एक बार फिर से देख लेते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड में रेगुलरिटी और पीरियोडिसिटी होती है और सारे पार्टिकल जो है एक रेगुलर मैनर में लॉन्ग रेंज ऑर्डर में अरेंज रहते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट है कि ये जो सॉलिड है वो ट्रू सॉलिड होते हैं, क्योंकि इसमें पार्टिकल के बीच में इंटर पार्टिकल फोर्स बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है, जिसकी वजह से वो इजीली ब्रेक नहीं होते, इसलिए हम सॉलिड को क्रिस्टलाइन ट्रू सॉलिड बोलते हैं। देन उसके बाद थर्ड पॉइंट बोला है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही शार्प होता है। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर सारे के सारे पूरा कंप्लीट सॉलिड मेल्ट हो जाता है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट दिया है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड ये एनिसोट्रॉपिक होते हैं। और एनिसोट्रॉपिक मतलब क्या कि ऐसी प्रॉपर्टी जिस प्रॉपर्टी में सॉलिड की फिजिकल प्रॉपर्टी अगर हम मेजर करना चाहे तो उसकी वैल्यू डिफरेंट आती है अगर हमने उसको डिफरेंट डायरेक्शन में मेजर किया तो। ठीक है, और उसके लिए आपको मैंने एग्जांपल दिया जो आपको ट्राइजिस में दिया ही हुआ है। ठीक है, और उसके अदर एग्जांपल्स भी बता देती हूँ। ठीक है, उसके एग्जांपल्स है, फिफ्थ पॉइंट हम लिख सकते हैं उसका। ठीक है, और फिफ्थ पॉइंट मतलब उसका एग्जांपल क्या रह सकता है, जैसे आइस है या फिर NaCl ये सॉल्ट है या फिर मेटल्स है। दिस ऑल आर द एग्जांपल्स। और इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जांपल जैसे डायमंड है, ग्रेफाइट है, ये सारे क्रिस्टल सॉलिड के एग्जांपल्स है।
और आपका ट्राई दिस का जो क्वेश्चन दिया है उसमें यही डायग्राम दिया है, और उसमें आपको पहला क्वेश्चन ये पूछा है कि ये जो हमने अरेंजमेंट किया है वो पार्टिकल का अरेंजमेंट रेगुलर है या फिर इरेगुलर। तो हमारा आंसर क्या रहेगा, तो अरेंजमेंट कैसा है इसका, एकदम रेगुलर टाइप का अरेंजमेंट है। ठीक है, हम बोलेंगे कि ये कैसा अरेंजमेंट है, इट्स अ रेगुलर अरेंजमेंट। और हमें दूसरा क्वेश्चन पूछा कि इज द अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स सेम और डिफरेंट इन डायरेक्शन। हमें ये बोला है कि डिफरेंट मतलब अरेंजमेंट जो है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का वो सेम है या फिर डिफरेंट है इन डायरेक्शन, मतलब ए बी डायरेक्शन दिया हो, सी डी डायरेक्शन दिया है, ई एफ डायरेक्शन। इन तीनों डायरेक्शन को देखना है आपको, ऑब्जर्व करना है फिगर में, और हमें बताना है कि इन तीनों डायरेक्शन में अरेंजमेंट सेम है या डिफरेंट है। ऑब्वियसली तीनों डायरेक्शन में अरेंजमेंट डिफरेंट है, क्योंकि ए बी डायरेक्शन में हमें सारे पार्टिकल्स जो है वो ए दिख रहे हैं, और सी डी डायरेक्शन में हमें ए बी ऐसा अरेंजमेंट दिख रहा है अगर हमने ए बी और डॉट सर्कल को ए कंसिडर किया और डॉट को बी कंसिडर किया तो। और अगर हमने ई एफ को कंसिडर किया तो उसमें सारे पार्टिकल डॉटेड फॉर्म है, मतलब उसको हमने रेफर किया है बी पार्टिकल। तो इसका मतलब है कि अरेंजमेंट रेगुलर है, फर्स्ट का आंसर। और सेकेंड का आंसर है कि अगर हमने उसको डिफरेंट डायरेक्शन में देखा तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आपको डिफरेंट ही मिलेंगे। ठीक है, और साथ में वो आइसोटॉपी शो करेंगे, मतलब डिफरेंट डायरेक्शन से डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी की वैल्यू आपको मिलेगी। इट्स ऑल अबाउट द क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, और एग्जैक्टली अपोजिट पॉइंट आपको एमोर्फस के मिलेंगे, तो वो भी देख लेते हैं, मतलब हमारा ये डिस्टिंग्विश कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सो हम देखते हैं किस एमोर्फस सॉलिड। अब एमोर्फस सॉलिड के बारे में देखते हैं, जो आपको पता है फर्स्ट पॉइंट जो है एग्जैक्टली अपोजिट पॉइंट रहेगा। सो फर्स्ट पॉइंट ये है कि इसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं एमोर्फस सॉलिड के, वो रैंडमली अरेंज होते हैं। तो आपका फर्स्ट पॉइंट क्या रहेगा, रैंडम अरेंजमेंट। इस पार्टिकल इसके सारे जो पार्टिकल्स हैं वो कैसे होते हैं, रैंडमली अरेंज होते हैं। इसका मतलब क्या है कि इस एमोर्फस सॉलिड के जो भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है चाहे वो आइटम रहे, आयन या फिर मॉलिक्यूल, वो जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है अरेंज आइदर रेगुलर, आप डायरेक्ट बोल सकते कि आइदर बोलने के बजाय पार्टिकल्स अरेंज इरेगुलर मैनर। पार्टिकल कैसे अरेंज रहेंगे, इरेगुलर मैनर में अरेंज रहेंगे, अरेंज इन रेगुलर मैनर। ठीक है, ओवर अ शॉर्ट रेंज ऑर्डर। उसका ऑर्डर कैसे रहेगा, शॉर्ट रेंज ऑर्डर रहेगा। अब ये भी बोल सकते हो कि वो रेगुलर भी रह सकता है, मतलब इरेगुलर या फिर रेगुलर। ठीक है, लेकिन कैसे रहेगा वो, शॉर्ट रेंज। सपोज हमने कंसिडर किया अभी कि क्रिस्टलाइन एमोर्फस सॉलिड है और उसमें अरेंजमेंट रेगुलर मैनर का है, बट वो रेगुलर मैनर का अरेंजमेंट आपको कब तक दिखेगा, कुछ ही डिस्टेंस तक, कुछ टाइम तक आपको रेगुलर अरेंजमेंट दिखेगा। जैसे ए बी अरेंजमेंट ऐसे दिख गया, जैसे हमने कंसिडर भी किया, तो अरेंजमेंट जो है वो ए बी टाइप का कुछ टाइम तक दिखेगा, लेकिन उसके बाद फिर से वो डिसऑर्डरनेस शो करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपको बता दीजिए कैसे अरेंजमेंट रह सकता है। सपोज अगर हमने कंसिडर किया कि जैसे अगर हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में देखा तो आपको पता है कि ए के बाद आपको बी मिलेगा, ए के बाद फिर से बी मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे ए के बाद बी के बाद ए के बाद बी। ठीक है, तो ये कौन सा हो गया, क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जाम्पल हो गया, क्योंकि इसमें सारे पार्टिकल्स एक रेगुलर मैनर में, सारे पार्टिकल जो है वो रेगुलर मैनर में अरेंज होते हैं। जो आपको बताया मैंने अभी कि ए बी बी ए मतलब अरेंजमेंट के साथ ए के बाद बी के बाद ए के बाद बी, फिर से बी के बाद ए के बाद बी ए, मतलब अरेंजमेंट कैसा आपको दिख रहा है, एकदम परफेक्टली ऑर्डर मैनर में दिख रहा है। ठीक है, तो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड का होगा। तो एग्जैक्टली अपोजिट किसका रहेगा, एमोर्फस का। तो उसका अरेंजमेंट कैसे रहेगा, जैसे ए है, बी है, फिर ए है, फिर बी है, तो ये हो गया शॉर्ट रेंज ऑर्डर, मतलब कुछ हद तक वो रेगुलर अरेंज होगी। ठीक है, हो भी सकता है कि इसके बाद सेकेंड लाइन भी ऐसे ही आ जाए, जैसे ए के बाद बी के बाद ए, बट उसके बाद फिर से बी, उसके बाद फिर से बी, फिर यहाँ पे बी, यहाँ पे बी, फिर यहाँ पे ए, यहाँ पे, मतलब ये अरेंजमेंट कैसा है, इट इज़ नॉट इन अ प्रॉपर ऑर्डर, और वो प्रॉपर ऑर्डर में नहीं है। ठीक है, इसका मतलब है कि हमें एमोर्फस सॉलिड में प्रॉपर अरेंजमेंट मिलेगा नहीं, और अगर रहा भी अरेंजमेंट तो वो शॉर्ट रेंज रहेगा, कुछ हद तक आपको रेगुलरिटी शो करेगा, लेकिन बाकी सारे इसमें वो इरेगुलरिटी शो करेगा। तो ये हो गया आपका एमोर्फस सॉलिड। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज एमोर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड में सारे पार्टिकल्स रेगुलर मैनर में अरेंज होते हैं, और एमोर्फस सॉलिड में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इरेगुलर या फिर रेगुलर मैनर में अरेंज होगी, लेकिन उनका जो अरेंजमेंट है वो शॉर्ट रेंज ऑर्डर में रहेगा, मतलब कुछ हद तक वो रेगुलरिटी शो करेंगे, अदरवाइज वो रैंडमली अरेंज रह सकते। तो आपका ये फर्स्ट पॉइंट होगा। सबसे पहला बोलेंगे कि पार्टिकल्स कैसे अरेंज है, रैंडमली अरेंज है, और पार्टिकल्स अरेंज
इरेगुलर मैनर ओवर अ शॉर्ट रेंज ऑर्डर, वो शॉर्ट रेंज ऑर्डर में अरेंज रहेंगे। और अगर रेगुलर भी रहे तो भी थोड़े डिस्टेंस तक आपको वो दिखेंगे प्रॉपरली अरेंज, और बाकी इसमें भी इरेगुलरिटी वो शो करेंगे। तो ये हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट, रैंडमली अरेंजमेंट। और सारे पार्टिकल्स कैसे अरेंज रहेंगे, इरेगुलर मैनर में, और वो भी कैसे रहेंगे, शॉर्ट रेंज ऑर्डर में, मतलब वो ऑर्डर पूरे सॉलिड में फॉलो करेंगे नहीं। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। देन सेकेंड पॉइंट हम देखते हैं एग्जैक्टली इसके अपोजिट, ये ट्रू सॉलिड है तो 100% एमोर्फस सॉलिड कैसे रहेगा, इट इज़ स्यूडो सॉलिड। सूडो सॉलिड, सूडो मतलब फॉल्स, मतलब वो सॉलिड के जैसे दिखता तो है बट एग्जैक्टली वो सॉलिड नहीं है। एंड सो दैट इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज अ सुपर कूल्ड लिक्विड, उसको हम बोलेंगे सुपर कूल्ड लिक्विड, उसको बोलेंगे हम यहाँ पे लिख लेते हैं सुपर कूल लिक्विड, उसको बोलेंगे हम सुपर कूल लिक्विड। अब वाइट इज सुपर कूल लिक्विड, क्योंकि जैसे ही हम लिक्विड को बहुत फास्टली कूल करते हैं तो वो जल्दी से ही सॉलिड में कन्वर्ट होते हैं, इसलिए उसको एक और नाम रखा है सुपर कूल लिक्विड। ठीक है, एमोर्फस सॉलिड कैसे है, सूडो सॉलिड होते हैं, डिस्फॉल्ट सॉलिड मतलब वो सॉलिड के जैसे दिखते हैं बट सॉलिड की पूरी प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करते हैं। और दूसरा पॉइंट उसको बोला है, उसी पॉइंट बोला है कि उसको सुपर कूल लिक्विड ही बोलते हैं। उसको सुपर कूल लिक्विड क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो लिक्विड जो है वो बहुत फास्टली अब उसको कूल कर दो तो वो एमोर्फस सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसलिए उसको हम सुपर कूल लिक्विड भी बोलते हैं। ये हो गया हमारा सेकेंड पॉइंट। देन मूव टुवर्ड्स थर्ड पॉइंट, एमोर्फस सॉलिड का थर्ड पॉइंट एग्जैक्टली अपोजिट अगेन, कि इसका मेल्टिंग पॉइंट शार्प होता है। लेकिन एमोर्फस सॉलिड का जो मेल्टिंग पॉइंट है दैट मेल्ट ग्रेजुअली ओवर अ टेम्परेचर इंटरवल, मतलब उसमें टेम्परेचर का इंटरवल होता है, मतलब यहाँ से यहाँ तक वो मेल्ट होगा। और वैसे भी वो शार्प मेल्टिंग पॉइंट शो करता नहीं है। तो हम पॉइंट लिख लेते हैं, तो हमारा पॉइंट क्या है, मेल्ट amorphous solid melt over a temperature range या फिर टेम्परेचर इंटरवल, वो टेम्परेचर इंटरवल में मेल्ट होते हैं। इसका मतलब क्या, कि वो सडनली एक साथ मेल्ट नहीं होते। सपोज कोई एग्जांपल लिया हमने कि 50 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसका टेम्परेचर रेंज है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो तो पहले मेल्ट होगा, देन उसके बाद वो धीरे धीरे फ्लो होना स्टार्ट होगा, मतलब एट ए टाइम वो मेल्ट होता नहीं है। पहले वो थोड़ा सा, पहले जैसे उसको हम टेम्परेचर अप्लाई करेंगे तो जैसे हमने कहा कि 50 to 100 डिग्री सेंटीग्रेड इस टेम्परेचर रेंज में वो मेल्ट होता है। तो पहले वो थोड़ा सॉफ्ट होगा स्टार्टिंग में, जब उसको टेम्परेचर के फिर सॉफ्ट होने के बाद वो धीरे 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 करके मेल्ट होके फिर फ्लो होना स्टार्ट करेगा। मतलब एक सडन एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट वो मेल्ट होता नहीं है, उसको एक टेम्परेचर की रेंज लगे, जैसे 50 to 100, 100 to 100 इस टाइप का डिफरेंट एमोर्फस सॉलिड के डिफरेंट टेम्परेचर की रेंज रहेगी, और उसी रेंज में वो मेल्ट होगी। और वो डायरेक्ट मेल्ट नहीं होते, पहले वो सॉफ्ट होंगे एंड देन आफ्टरवर्ड धीरे धीरे करके वो मेल्ट होकर फ्लो होना स्टार्ट करेंगे। इसलिए आपको पॉइंट दिया है कि एमोर्फस सॉलिड मेल्ट ओवर अ टेम्परेचर इंटरवल, या फिर उसके एक पर्टिकुलर टेम्परेचर की रेंज लगती है। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड पॉइंट। देन हमारा फोर्थ पॉइंट देखते हैं। तो जैसे क्रिस्टलाइन सॉलिड या एनिसोट्रॉपिक होता है, तो वैसे इसका एग्जैक्ट अपोजिट पॉइंट है कि ये जो सॉलिड होता है वो कैसे होता है, दी सॉलिड्स आर आइसोट्रॉपिक। ये जो एमोर्फस सॉलिड होते हैं वो कैसे होते हैं, आइसोट्रॉपिक होते हैं। अब आइसोट्रॉपिक मतलब क्या, एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ एनिसोट्रॉपिक। आइसोट्रॉपिक मतलब क्या, कि अगर हम इस टाइप के सॉलिड को देखते हैं तो उसको हम कोई भी डायरेक्शन में लें, उसकी कोई भी डायरेक्शन अगर हमने कंसिडर की तो पार्टिकल का अरेंजमेंट आपको सेम ही दिखेगा। ठीक है, अगर हमने कोई भी डायरेक्शन चूज़ की, सपोज अगर हमने ये डायरेक्शन, सपोज एग्जांपल देखो एमोर्फस को जो हमने इसके पहले लिया था, अगर हम इस डायरेक्शन में भी गए तो ए बी बी ए, ठीक है, यहाँ से यहाँ भी गए तो आपको वैसे दिखेगा ए बी बी ए, इस टाइप का, मतलब ऐसे उसका अरेंजमेंट रहता है, जिसको आपको जस्ट दिखाना है मुझे। ठीक है, मतलब कि आप कोई भी डायरेक्शन में दो तो आपको दोनों टाइप के पार्टिकल्स मिलेंगे, बी भी मिलेगा ए भी मिलेगा। ऐसा नहीं कि ए मिलेगा बी ही मिलेगा या फिर ए भी मिलेगा, ऐसा नहीं। आप कोई भी डायरेक्शन में जाओ आपको ए बी ये दोनों टाइप के पार्टिकल्स मिलने वाले हैं। तो इसकी वजह से आप कोई भी डायरेक्शन में फिजिकल प्रॉपर्टी की वैल्यू को मेजर करो तो आपको सारे डायरेक्शन में फिजिकल प्रॉपर्टी की वैल्यू सेम मिलेगी। अगेन आपको पता है कि फिजिकल प्रॉपर्टी कौन से सॉलिड की, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, थर्मल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। समझ में आया। इसका मतलब क्या है कि अगर मैंने आपको एग्जांपल जैसे कंसिडर यहाँ पे कंसिडर किया था हमने, कि हमने अगर कोई, जैसे हमने इसके पहले भी कंसिडर किया था
क्रिस्टलाइन सॉलिड में, तो हम इसमें एमॉर्फस मिलेगी। सपोज अब मैंने एमॉर्फस सॉलिड कंसिडर किया है और मैंने अगर यहाँ पे एक रे को इंसिडेंट कर दिया और यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, तो ये रे इंसिडेंट होके यहाँ पे रिफ्रैक्ट हो जाएगा और उसका रिफ्रैक्शन का जो एंगल है सपोज यहाँ से वो 30 डिग्री है। तो अगर हमने इस डायरेक्शन में अगर कोई रेज को इंसिडेंट किया यहाँ पे नॉर्मल और वो रिफ्रैक्ट अगर होगा तो वो भी कितने का एंगल बनाएगा, 30 का ही बनेगा। चाहे हम इस डायरेक्शन से करो, आप इस डायरेक्शन से इंसिडेंट करो या फिर इस डायरेक्शन से करो, आप कोई भी डायरेक्शन से इंसिडेंट करो, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू आपको ऑल डायरेक्शन में कैसे मिलेगी, सेम ही मिलेगी। ठीक है। या फिर अगर आप थर्मल या फिर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बारे में बोलते हैं कि अगर हमने यहाँ से यहाँ तक उसको अगर बैटरी को अटैच कर दिया, यहाँ से अगर हमने सॉलिड को बैटरी से अटैच कर दिया, तो यहाँ से यहाँ तक भी 5 एम्पीयर का करंट फ्लो अगर हो रहा यहाँ से यहाँ तक, और अगर हमने यहाँ से यहाँ के पोर्शन को भी अगर बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया, तो यहाँ से यहाँ भी बैटरी कितना करंट शो करेगी, 5 एम्पीयर का। इसका मतलब कि हम कोई भी डायरेक्शन से प्रॉपर्टी को मेजर करें, चाहे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो, थर्मल कंडक्टिविटी हो या फिर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हो, तो उनकी सारी प्रॉपर्टी की वैल्यू आपको सेम ही मिलेगी, चाहे आप उसको कोई भी डायरेक्शन से मेजर करो। समझ में आ गया? ये हो गया आपका आइसोट्रॉपिक। आइसोट्रॉपिक समझ में आ गया? तो आइसोट्रॉपिक क्या है? ऐसी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी इन विच फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एमॉर्फस सॉलिड या फिर सॉलिड लाइक आपको पता ही है सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल conductivity shows सेम मैग्नीट्यूड या फिर वैल्यू, सेम वैल्यू इन एवरी डायरेक्शन, हर एक डायरेक्शन में वो क्या शो करेगी, सेम वैल्यू शो करेगी। और एनिसोट्रॉपी क्या होता है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज की जो वैल्यू होती है उसकी वैल्यू आपको डिफरेंट मिलती है जब उसको हम डिफरेंट डायरेक्शन से मेजर करते हैं। ए बी से मेजर किया तो अलग वैल्यू, सी डी से मेजर किया तो अलग वैल्यू, ई एफ डायरेक्शन से मेजर किया तो उसकी वैल्यू अलग। और इस केस में चाहे ए बी से मेजर करो, सी डी से मेजर करो या फिर ई एफ से मेजर करो, कोई भी डायरेक्शन से मेजर करोगे तो आपको सभी फिजिकल प्रॉपर्टी की वैल्यू, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू, थर्मल कंडक्टिविटी वैल्यू और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वैल्यू आपको सेम ही मिलने वाली है। तो इसका मतलब है क्रिस्टलाइन सॉलिड ये एनिसोट्रॉपिक होता है और एमॉर्फस सॉलिड ये आइसोट्रॉपिक होता है। और उसके एग्जांपल्स बता देती हूँ आपको। ठीक है। अब उसके एग्जांपल्स कौन से रहेंगे, जैसे ग्लास है, ग्लास, रबर, प्लास्टिक एक्सेट्रा, ये उसके एग्जाम्पल्स रहेंगे। ग्लास है, रबर है, प्लास्टिक है, इट्स अ 5th पॉइंट ऑफ अवर डिफ्रेंशिएशन। तो हमने साथ में उसको डिफ्रेंशिएट भी कर लिया। तो एक बार एमॉर्फस सॉलिड को देख लेते हैं, ठीक है, या फिर दोनों को एक साइमल्टेनियसली देख लेते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड का आपको डिस्टिंग्विश एग्जाम में पूछ सकते हैं फॉर 2 मार्क्स। सो देखो, क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है वो रेगुलर पीरियोडिसिटी शो करते हैं और पार्टिकल्स रेगुलर मैनर में अरेंज होते हैं ओवर लॉन्ग रेंज ऑर्डर। पर एमॉर्फस सॉलिड जो होते हैं वो रैंडमली अरेंज होते हैं और पार्टिकल्स का अरेंजमेंट जो होता है वो रेगुलर या फिर इरेगुलर हो सकता है ओवर अ शॉर्ट रेंज ऑर्डर। देन उसके बाद सेकंड पॉइंट देखते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड ये ट्रू सॉलिड होता है और एमॉर्फस सॉलिड ये सूडो सॉलिड या फिर उसको हम सुपर कूल्ड लिक्विड बोल सकते हैं। सुपर कूल्ड क्यों बोलना ये आपको ऑलरेडी पता है। एक उस लिक्विड को अगर हम बहुत फास्टली कूल करेंगे तो वो एमॉर्फस सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। देन उसके बाद थर्ड पॉइंट देखो, थर्ड पॉइंट आपको ये दिया है कि मेल्टिंग पॉइंट जो होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड का वो शार्प होता है, मतलब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर पूरा का पूरा कंप्लीट सॉलिड मेल्ट हो जाता है। और एमॉर्फस सॉलिड की बात अगर करेंगे तो एमॉर्फस सॉलिड में एमॉर्फस सॉलिड को मेल्ट होने के लिए एक टेम्परेचर की रेंज लगते हैं। मतलब सपोज अगर कि सॉलिड को 50 to 100 डिग्री सेंटीग्रेड की रेंज लगी है, मतलब वो 50 से जैसे हम उसको टेम्परेचर देना स्टार्ट करेंगे तो पहले वो सॉफ्ट होते जाएगा और सॉफ्ट होने के बाद कुछ देर के बाद उसका मेल्टिंग स्टार्ट होगा और फिर बाद में वो फ्लो करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, मतलब मेल्ट्स दैट एमॉर्फस सॉलिड मेल्ट ओवर अ टेम्परेचर रेंज या फिर ओवर अ टेम्परेचर इंटरवल, तो उसको एक टेम्परेचर की एक रेंज लगेगी, यहाँ से यहाँ तक उसका मेल्टिंग हो सकता है। देन उसके बाद फोर्थ पॉइंट है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होता है वो अनिसोट्रॉपिक होता है। आपको अनिसोट्रॉपिक पता है कि ऐसी प्रॉपर्टी जिस प्रॉपर्टी में फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड लाइक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, थर्मल या फिर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शोज अ डिफरेंट वैल्यू विद मेजर इन डिफरेंट डायरेक्शन। जब आप डिफरेंट डायरेक्शन से
फिजिकल प्रॉपर्टी की वैल्यू मेजर करोगे तो आपको अलग अलग वैल्यू मिलेगी। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं एनिसोट्रॉपी। और वही एमोर्फस में बोलेंगे कि एमोर्फस सॉलिड कैसा होता है। आइसोट्रोपी मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी की वैल्यू आप कोई भी डायरेक्शन से मेजर करो, एवरी डायरेक्शन से मेजर करो तो आपको सभी फिजिकल प्रॉपर्टी की वैल्यू सेम ही मिलने वाली है। दैट मीन्स कि एमोर्फस सॉलिड कैसे होते हैं, एमोर्फस सॉलिड आपको कैसे एमोर्फस सॉलिड कैसे होते हैं, एमोर्फस सॉलिड ये आइसोट्रोपिक इन नेचर होते हैं। आपको एग्जांपल मैंने इसके पहले बाद में बता दी, यहाँ पे लिख लेते हो एग्जांपल कैसे रहेंगे उसके। उसके एग्जांपल क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जांपल जैसे NaCl सॉल्ट है या फिर शुगर है या फिर कोई मेटल है, मेटल में बहुत सारे आते हैं सिल्वर, गोल्ड, कॉपर एक्सेट्रा। ठीक है, देन उसके बाद एमोर्फस सॉलिड का आपका 5th पॉइंट एग्जाम्पल का रहेगा। तो एमोर्फस में ग्लास, रबर, प्लास्टिक एक्सेट्रा, these आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एमोर्फस सॉलिड। तो यहाँ पे हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोर्फस सॉलिड का डिस्टिंग्विश खत्म था। ओवरलुक कर लो और इसमें कोई क्वेरीज हो तो आप बाद में पूछ सकते हो। थैंक यू।